नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। 15 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, सन 2008 की बात है। लेकिन इन 15 सालों में कई सारी मीटिंग्स हुई, कई सारी बातचीत हुई, लेकिन समझौता होने के बावजूद भी इस डील के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। अब क्या हुआ है, रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, अमेरिका का ही एक थिंक टैंक है, अमेरिका बेस्ड एक थिंक टैंक है, जिसके द्वारा एक नई रिपोर्ट पेश करी गई है और उस रिपोर्ट में कारण बताए गए हैं कि क्या वजह रही जिसकी वजह से इंडिया यूएस की जो न्यूक्लियर डील है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है। 16 दिसंबर को ये रिपोर्ट सामने आई थी। 15 ईयर्स ऑन, यूएस न्यूक डील वेट्स फॉर द पावर प्लग। इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने केवल यही नहीं बताया कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील आगे क्यों नहीं बढ़ी, बल्कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है क्या वजह रही कि इंडिया की जो फ्रांस के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन साइन हुई थी विद रिगार्ड्स टू दी जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी आगे क्यों नहीं बढ़ी है, उसके बारे में जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है। बात करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या कारण हैं जो कि रिपोर्ट ने यहाँ पे पेश किए हैं। ऑल्सो इंडिया यूएस की जो न्यूक्लियर डील है उसकी क्या क्या निटिग्रिटीज थी उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं जहाँ पर आप जाकर के यूपीएससी एग्जाम के लिए ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ये सेंटर्स आपको करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे और साथ में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी आपको ये सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको इन सेंटर्स में जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो मार्केट रेट से काफ़ी कम दाम में ऑफर हो रहे हैं और यहाँ पर क्रिसमस के उपलक्ष्य में ऑफर्स भी चल रहे हैं जो कि 24 दिसंबर तक चलने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरा जो कोर्स है फाउंडेशन कोर्स वो 1,10,000 में अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे आपके लिए एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसको आप भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उसको भरने के बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। करोल बाग में आपको दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, अंग्रेजी में हम लोग कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं 2025 के विद्यार्थियों के लिए एवं 2026 के विद्यार्थियों के लिए। मुखर्जी नगर में हम लोग हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवा रहे हैं कोर्सेज 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं 2024 का भी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और यूपी पीसीएस का भी फाउंडेशन प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जा रहा है। कोई भी आपको क्वेरी है आप या तो सेंटर को विजिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोग गूगल फॉर्म को डेफिनेटली भरिएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वोंट इवन टेक 1 मिनट और आपकी क्वेरी हमारे पास पहुंच जाएगी, हम लोग आपको फिर रीच आउट कर पाएंगे। ऑल राइट, सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली जो इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील थी वो क्यों हुई थी। असल में यूएसए जो है इस डील के पहले तक ये मानता था कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक तरीके से हेड है और इंडिया जो है वो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है। क्योंकि इंडिया ने अभी तक जितने भी हथियार थे 2008 के पहले की बात करें तो हमारे जो मैक्सिमम वेपन्स थे, 90% हमारे जो वेपन्स थे वो रशिया से ही हमारे द्वारा परचेज किए गए थे। उस टाइम तक क्या हुआ था कि इंडिया अलाइन हो रहा था रशिया के साथ और अमेरिका इस चीज को काउंटर करने के लिए अपने आप को पाकिस्तान के साथ अलाइन कर रहा था। केवल तब की बात ही नहीं है, इवन जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर भी अमेरिका की जो अलाइनमेंट थी वो पाकिस्तान के साथ बनी हुई थी। लेकिन अर्ली 2000 में क्या होता है, 2005-6 के आसपास क्या होता है, बिकॉज चीन का जो राइज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो उस टाइम पर जो अमेरिकी प्रशासन था, उस टाइम पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि अब हमें इंडिया के साथ कोई ऐसी डील करनी चाहिए सो दैट हम लोग हमारी जो प्रेजेंस है वो साउथ एशिया में और उस पूरे के पूरे एरिया में और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। ये बैकग्राउंड के चलते अमेरिका ने उस टाइम पे इंडिया को ऑफर किया था सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड दे ऑल्सो ऑफर्ड दी एक्सेस टू यूरेनियम, जो कि हमें ईंधन चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए। ये दोनों ही चीज़ें अमेरिका के द्वारा उस टाइम पे ऑफर करी गई थी। ये लैंडमार्क डील मानी गई थी, केवल अमेरिका और केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही लैंडमार्क डील मानी गई थी, क्योंकि इंडिया जो है वो असल में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा नहीं था। वी वर नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के साथ अमेरिका ने इतना बड़ा अग्रीमेंट साइन किया था। इस अग्रीमेंट को 123 अग्रीमेंट कहा जाता है या फिर यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट कहा जाता है। इनफैक्ट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 123 के पीछे की क्या कहानी है।
खैर, इसको बहुत सिंपल भाषा में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी कहा गया था। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के प्रावधान क्या क्या थे? इसमें 2-3 बड़े बड़े प्रावधान थे। नंबर 1 तो ये था, सबसे पहली बात तो यही थी कि इवन दो इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अमेरिका जो है वो इंडिया को यूरेनियम फ्यूल सप्लाई कर पाएगा। सेकेंडली, इसमें इंडिया के साथ ये बातचीत हुई थी कि इंडिया जो है वो अपने सिविल और मिलिट्री प्रोग्राम्स को सेपरेट करेगा और जो हमारे सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के अंतर्गत उनको लाने के लिए जो है मान जाएगा, जो कि इंडिया मान भी गया था। साथ ही में इंडिया के साथ ये भी यहाँ पे समझौता हुआ था कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से इंडिया में होगी वो वाली टेक्नोलॉजी इंडिया आगे किसी और देश को नहीं दे सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई थी, इंडिया ने इन सारी बातों पे अग्री कर लिया था। बदले में यूएस ने कहा कि हम लोग जो है कंप्लीट फुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाएंगे। लेकिन ये डील साइन तो हो गई, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। और अब जाकर के एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है जो कि इस चीज़ को रिवील करती है कि क्या वजह रही इस पूरी डील के आगे ना बढ़ने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने बताया द रिपोर्ट सेज अ की रीजन फॉर रिलक्टेंस ऑफ यूएस वेंडर्स टू एंटर इनटू अग्रीमेंट्स हैज बीन द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, इंडिया ने एक नया एक्ट पास किया था 2008 में, हमने डील को साइन किया था। इमीडिएटली 2 साल के बाद इंडिया के द्वारा एक नया कानून पास किया गया था। कानून के बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA के नाम से जो एक्ट था वो हमने पास किया था, अंडर विच इंडिया सेड कि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी यहाँ पे सप्लायर की होगी, जिम्मेदारी वेंडर की होगी और उन्हीं को हर्जाना भुगतना पड़ेगा और हर्जाना की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा कि अगर एक्सीडेंट होता है, अमेरिकन वेंडर्स ने कहा, तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हम लोग उसके लिए लायबिलिटी नहीं लेंगे। दिस इज द मेन रीजन जिसके चलते ये कहानी आगे नहीं बढ़ी है। टू अंडरस्टैंड कि क्या ये रिपोर्ट क्रेडिबल है, तो यस, ये रिपोर्ट क्रेडिबल है बिकॉज ये अमेरिका का एक काफ़ी जाना माना थिंक टैंक है, वॉशिंगटन बेस्ड वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, ऐसे तो प्राइवेट बॉडी है लेकिन ये एक अच्छा खासा ग्लोबली फोकस्ड एनवायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये वाली जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया है। बेसिक इशू लायबिलिटी का था। वेस्टिंग हाउस कंपनी जो कि यहाँ पर वेंडर बनने वाली थी, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेंगे ही नहीं, हम लोग केवल रिएक्टर्स और कंपोनेंट्स देंगे जो कि आप लोग खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये भी इशू था। इससे थोड़ा डिले हुआ, हमारा पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था 10 साल से डिले हो गया, लेकिन इससे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मान लीजिए जैसे फुकुशिमा में न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, मान लीजिए अगर उस टाइप का कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, सो लायबिलिटी जो है वो अमेरिकी कंपनीज ने लेने से मना कर दिया कि हम लोग उस केस में लायबिलिटी नहीं लेंगे। रिपोर्ट ने साथ में ये भी बताया कि फ्रांस के साथ भी जो दिक्कत हुई इंडिया की, वो सेम ही दिक्कत थी। आपको मालूम होगा कि हमारे महाराष्ट्र में जो जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, वहां पर इंडिया ने सिविल कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया था फ्रांस के साथ। समझौता यह हुआ था कि फ्रांस की जो कंपनी EDF है वो वहां पर 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स को बनाएगी जैतापुर महाराष्ट्र में, जो कि रत्नागिरी जिले में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर भी दिक्कत यही थी, देयर कंटिन्यूज टू बी अ डिसएग्रीमेंट ओवर द EDF ऑफर इंक्लूडिंग द लायबिलिटी फॉर एक्सीडेंट्स। वहां पर भी अगेन मुद्दे और भी हैं, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा न्यूक्लियर लायबिलिटी का ही है। ये भी आप देख पाएंगे 25 अप्रैल 2023 की खबर है। इवन दो फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया आ चुके हैं, हम लोग भी कई बार फ्रांस जा चुके हैं, लेकिन ये वाला मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सारी कहानी असल में CLND एक्ट की है, जिसमें कि इंडिया ने साफ साफ ये बोला है कि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में 1500 करोड़ की लायबिलिटी आएगी, जो कि यहाँ पे वेंडर को यानी कि सप्लायर को देनी पड़ेगी। ये वाला जो कानून है केवल USA और फ्रांस के द्वारा नहीं, बल्कि और भी कई सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं अलग अलग देशों की, उन्होंने भी इसको कहा है कि ये कानून इंडिया का बहुत ही ज़्यादा सख्त है, क्योंकि इतना पैसा कोई भी कंपनी जल्दी से नहीं देगी। तो इसके चलते ही ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। खैर,
इंडिया भी अपनी जगह पे सही है और जो इन कंपनीज ये लोग कह रहे हैं ये भी अपनी जगह पे सही है। तो इसमें कुछ ना कुछ मिडल पाथ ही है जो कि निकालना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं निकला है। बिकॉज जब तक वो नहीं निकलता तब तक ये वाली जो डील्स हैं इनमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन्स, लाइब्रेरीज और वाईफाई एक्सेस भी अवेलेबल करवाया गया है। आप प्लीज विजिट कीजिएगा और गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज उससे आपकी क्वेरी हमारे तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।